नमस्कार दोस्तों। एक मुहावरा बड़ा मशहूर है, जो मेरे भाई शादीशुदा है वो बेहतर जानते होंगे। सारी दुनिया एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ। बीवी का भाई ये एक ऐसा रिश्ता है जो निभाते निभाते अच्छों की हवा निकल जाती। महाराष्ट्र की राजनीति भी अब इस जीजा साले वाली कश्मकश से अछूती नहीं है। मगर दोस्तों, ये मामला थोड़ा सुपर से भी ऊपर वाला है, क्योंकि इसमें जीजाजी जो है वो ठहरे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, और साले साहब जो है वो है श्रीधर पाटणकर। जी हाँ, उद्धव जी के साले साहब और आदित्य ठाकरे के मामा। ये मामा शक्ल से दिखते तो आम आदमी की तरह ही है। महाराष्ट्र में जो सीकेपी समूह के लोग होते हैं अमूमन वो ऐसे ही दिखते हैं। इनके चेहरे पे एक बड़ी निश्चलता का भाव हमेशा लहराते रहता है, मासूमियत भी झलकती है। आप कभी उद्धव ठाकरे जी के चेहरे को गौर से देखिए, गौर से देखिए। उनके चेहरे पर भी कुछ ऐसे ही निश्चल भाव होते हैं। एक आर्ट है, एक कला है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है कि जहन में 100 तूफान लिए चल रहा है बंदा, मगर चेहरे पर एक शिकन भी ना आने दे। कहने को बड़ा आसान मामला लगता है, मगर ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर सूर्यवंशी और आप देख रहे हो DG9 हिंदी। महाराष्ट्र की राजनीति और जीजा साले का रिश्ता एक बड़े ही संवेदनशील विषय की ओर मुड़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है। DG9 हिंदी को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, तारीख थी 8 नवंबर 2016, रात के 9 बज चुके थे और हिंदुस्तान के हर घर के टीवी सेट पर एक ही चेहरा झलक रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ये वही समय है, मोदी जी ने ऐलान कर दिया था कि आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 की करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। मोदी जी ने ये 2 शब्द क्या बोल डाले, बहुतों के पैरों के निचली जमीन सरक गई। अपने पास कुछ गलत तरीकों से जमा किए गए काले धन को बचाने के लिए कितनों की होड़ लग गई। इसी नोटबंदी के परिणाम स्वरूप एक बड़ा स्कैम, एक बड़ा घपला पनप रहा था। इस घपले के कर्ता धर्ता थे महेश और चंद्रकांत पटेल। इन भाइयों की एक कंपनी थी, पुष्पक बुलियन। बुलियन शब्द आते ही आप समझ ही गए होंगे कि ये कंपनी सोना चांदी का कारोबार करती होगी। इसी पुष्पक बुलियन की और 2 कंपनियां थी, सतनाम गोल्ड और पीहू गोल्ड। नोटबंदी के दौर में पुराने नोटों के बदले में इसी 2 कंपनियों ने 288 किलो सोना बेचा। 84 करोड़ की पुरानी करेंसी जमा करके ये सोना बेचा गया था। इतने बड़े आंकड़ों का खेल ईड से छुपता थोड़ी है। आ गया नजर में, फंस गए दोनों, महेश और चंद्रकांत पटेल। 6 मार्च 2017 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए इन दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया था। साथ ही इनकी 21 करोड़ की प्रॉपर्टी भी सीज की गई। अब ये पटेल और महाराष्ट्र के सीएम के साले साहब का क्या कनेक्शन? ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस पुष्पक बुलियन द्वारा कुछ करोड़ रुपए नंदकिशोर चतुर्वेदी नाम के एक हवाला ऑपरेटर की कंपनी में ट्रांसफर किए गए थे। ये चतुर्वेदी हवाला के साथ कई शेल कंपनियां भी चलाता है। शेल कंपनियां यानी कि जिनका काम ही होता है दूसरे किसी का काला धन अपने अकाउंट पर ट्रांसफर करवा कर उसमें से अपना कुछ कट परसेंटेज निकाल कर उसे वापस किसी और लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। इस तरह के ट्रांजैक्शन 2014 के पहले अक्सर बिना रोक टोक चलते थे, धड़ल्ले से चलते थे। जबकि PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना तो था 2012 में, मगर उस एक्ट का किसी के जहन में डर या खौफ नहीं था। ऊपर से नीचे तक सभी खाते हैं तो बीच वाला क्यों डरे। 2014 के बाद PMLA को सख्ती से अमल में लाना शुरू हुआ और इस तरह के हवाला वाले बिजनेस, शेल कंपनियां, इनके सारे कारनामे खुलकर सामने आने लगे। ऐसे ही शेल कंपनी चलाने वाला हवाला ऑपरेटर नंदकिशोर चतुर्वेदी, जो फिलहाल गायब है, इस चतुर्वेदी के अकाउंट में पुष्पक के करोड़ों रुपए जमा हुए थे। वही पैसे इस चतुर्वेदी ने पुष्पक रियलिटी नाम के एक और फर्जी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। पुष्पक रियलिटी के अकाउंट से करोड़ों की रकम सीएम साहब के साले साहब की कंपनी श्री साई बाबा गृह निर्माण में ट्रांसफर किए गए। कुछ 30 करोड़ का आंकड़ा है। रकम छोटी हो या मोटी, काला धन आखिर काला धन होता है।
पटेल ब्रदर्स के पुष्पक बुलियन से शुरू हुआ ये नोटबंदी वाला गोरख धंधा घूमते फिरते श्रीधर पाटनकर की कंपनी तक आ पहुंचा है। इस मामले की जांच करते हुए ईडी ने पाटनकर की जो कंपनी है, जो थाना में उन्होंने नीलांबरी नाम की एक बिल्डिंग बनाई हुई है, उस बिल्डिंग के 11 फ्लैट सील कर दिए। इन 11 फ्लैट की कीमत तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए। दोस्तों, भले ये 30 करोड़ रुपए कर्ज की सूरत में दिखाए गए हो, मगर है तो ये काला धनी। पाटनकर अगर बिजनेस ही करना चाहते थे तो क्या उन्हें किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से कर्जा नहीं मिल सकता था? यह है असली मुद्दा। कर्जा मिल जाता, मगर बिना इंटरेस्ट का कर्जा आजकल कहीं मिलता है? बैंक इंटरेस्ट तो लेती ही है। नंदकिशोर चतुर्वेदी ने पटेल ब्रदर्स का ये पैसा पाटनकर की कंपनी में बिना इंटरेस्ट के क्यों इन्वेस्ट किया? ये सवाल तो किसी भी आम आदमी के जहन में आएगा ही। वैसे मेरे भी दिमाग में ये सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या श्रीधर पाटनकर ये बंदा महाराष्ट्र के सीएम का साला है, उनका करीबी रिश्तेदार है? बस एक ही वजह काफ़ी थी चतुर्वेदी को, जो उसने 30 करोड़ का कर्जा उठा के दे दिया, वो भी बिना इंटरेस्ट का। इस मामले पर शरद पवार से लेकर संजय राउत के बयान आपने देखे सुने होंगे। केंद्र की जांच एजेंसियां महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार की जड़ें उखाड़ने के लिए, इस सरकार की नींव खोखली करने के प्रयास में हर तरह के छापे आए दिन किसी न किसी पे मारती रहती। ये जो परसेप्शन है उसे बार बार दोहराया जा रहा है, मगर एक बात पर गौर करना जरूरी है। आज तक उद्धव ठाकरे और शिवसेना के निकटवर्ती लोग, नेता, कार्यकर्ता इन छापों के भुक्तभोगी थे, पर आज बात ठाकरे परिवार तक आ पहुंची। श्रीधर पाटनकर शिवसैनिक नहीं और ना ही एनसीपी के कार्यकर्ता, वो उद्धव जी के रिश्तेदार है, बीवी का भाई, यानी कि कोई छोटा मोटा रिश्ता नहीं है, बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। अब तक इस मुद्दे पर उद्धव जी खुलकर सामने तो नहीं आए, मगर आदित्य अपने मामा के बचाव में कुछ तो कह रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे खेल में जो मेन खिलाड़ी है नंदकिशोर चतुर्वेदी, उसके नाम पर एक और कंपनी का खुलासा हुआ है, कोमास प्रॉपर्टीज। एक कंपनी कुछ साल पहले आदित्य ठाकरे और खुद रश्मि ठाकरे, जो उद्धव जी की पत्नी है, इन दोनों के नाम पर थी, जो बाद में इसी नंदकिशोर चतुर्वेदी को बेची गई। अब ये कंपनी चतुर्वेदी और ठाकरे फैमिली का पुराना कनेक्शन उजागर करने वाला एक जोड़ बनकर सामने आई। बात निकली है तो अब दूर तक जाएगी, जरूर जाएगी दोस्तों। ईडी, सीबीआई, आईटी के छापामार दस्तों की दस्तक अब ठाकरे फैमिली के गढ़ तक, यानी कि मातोश्री तक सुनाई देने लगी। महाराष्ट्र में अब तक उछले या उछाले गए जितने भी अवैध और बेनामी संपत्ति के मामले सामने आए हैं, संयोगवश उसमें से हर दूसरे मामले में ठाकरे फैमिली का कुछ ना कुछ कनेक्शन सामने आया है। अलीबाग के 19 बंगले हो या आज का ये श्रीधर पाटनकर वाला मामला, सारी दुनिया एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ। ये तो सिर्फ एक कहावत है दोस्तों। अब मामला घर तक आया है, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। क्या इन सवालों के घेरे को उद्धव ठाकरे तोड़ पाएंगे? जाते जाते मुझे एक वाकया याद आया। 1995 में सेना बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में। मनोहर जोशी सीएम थे। उस वक्त मनोहर जोशी के दामाद गिरीश व्यास का नाम पूना के एक प्लॉट की खरीद फरोख्त के मामले में सामने आया। तब जिस दिन ये खबर अखबारों में छपी, उसी दिन शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने मनोहर जोशी को इस मामले में नैतिक जिम्मेवार ठहराकर इस्तीफा देने के लिए कह दिया। जोशी ने बाला साहब का आदेश मानते हुए तुरंत इस्तीफा पेश भी कर दिया था। आज ये हालात है, महाराष्ट्र के सीएम खुद ठाकरे फैमिली के वारिसों में से एक है और उन्हीं के रिश्तेदारों के घपले और मामले आज मीडिया में उछाले जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन मामलों की जिम्मेवारी लेते हुए सीएम उद्धव ठाकरे क्या अपना इस्तीफा देंगे? बाला साहब ने दिखाई हुई राह से भटक चुका ठाकरे परिवार क्या अपने आप को निर्दोष साबित कर पाएगा? सत्ता की लालच में कब तक महाराष्ट्र का नाम हिंदुस्तान भर में बदनाम होता रहेगा? दोस्तों, इन सभी सवालों को अपने हाल पे छोड़ते हुए आपसे अलविदा कहूँगा। फिर जरूर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए DG9 हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार।